मैं हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हमको क्या करना है, हमको जज अपॉइंट करना है। सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी आ गई तो मैं और प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, मैं और प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं। मैं और प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, हम दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। किस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि किसको जज बनाना है। एंड टिल डेट देयर इज नो विमेन चीफ जस्टिस इन इंडिया। यहाँ पे जुडिशरी खुद सामने से केस ले रही है और किसी ने केस फाइल नहीं भी किया है तो भी जुडिशरी क्या कर रही है, तो भी जुडिशरी बोल रही है कि सरकार ने ये काम अच्छे से क्यों नहीं किया। हमारे पे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ऐसा नहीं होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाया तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाया तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट ही सुनेगा, नहीं। इंटीग्रेटेड सिस्टम है। जैसे तुमने अपना पेपर निकाल लिया, आईएएस बन गए, अब तुमको पता है रिटायरमेंट की एज तक अपने को क्या करना है, मजा करना है, ठीक है। तो वैसे ही जो जज है उनके पास में क्या है, उनके पास में फिक्स टेन्योर है। फिक्स टेन्योर मतलब कि जज को अपने ऑफिस से मतलब हटाना एकदम हम बोलते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर है। मान लो मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है तो मैं या तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाऊंगा या हाई कोर्ट में चले जाऊंगा। ये किस पे डिपेंड करता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जो कि है जुडिशरी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपने सभी चैप्टर के वन शॉट रिवीजन देख लिए होंगे क्योंकि मैंने सभी चैप्टर्स को बहुत डिटेल में समझाया है। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर से, दैट इज जुडिशरी। अच्छा, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने लेजिस्लेचर की बात की थी। लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट। उसके पहले वाले चैप्टर में हमने किसकी बात की थी, उसके पहले वाले चैप्टर में हमने एग्जीक्यूटिव की बात की थी। तो हमारा जो लास्ट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है वो है जुडिशरी। तो इसी के साथ में हम जुडिशरी को समझते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मेनी टाइम्स courts are seen only as arbitrators in dispute between individuals or private parties. But judiciary perform some political functions also. Judiciary is an important organ of government. The Supreme Court of India is in fact one of the very powerful courts in the world. Right from 1950, the judiciary has played an important role in interpreting and in protecting the constitution. ठीक है भैया। एग्जीक्यूटिव के अपने काम होते हैं। हमने बात की थी द वन हु इंप्लीमेंट द लॉज, जो कानून को इंप्लीमेंट कर रहा है वो कौन हो गया, वो हो गया एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं कानून बनाने की प्रोसेस में भी इन्वॉल्व रहते हैं, ये भी समझ में आ गया। लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया हमारा कानून बनाना। जो जुडिशरी है, जुडिशरी को बेसिकली हम लोग गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आपके स्कूल में वो डायरी में आप मदर, फादर नेम, गार्जियन नेम, ये तमाम तरीके की चीज लिखते हो ना। गार्जियन मतलब कौन, जो कि आपका ध्यान रख रहा है, ठीक है, उसको हम गार्जियन बोलते हैं। जो कि आपका ध्यान रख रहा है, जिसके पास में आप रह रहे हो, जो कि आपका ध्यान रख रहा है, वो हो गया गार्जियन। तो गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जवाबदारी किसको दी गई है, गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जवाबदारी जुडिशरी को दी गई है। और हम लोग देखते हैं कि आपको लगता है कि जुडिशरी का काम ही क्या है, जुडिशरी का काम है कि केस चले गया तो जुडिशरी केस सुन लेगी, मामला खत्म। ये नहीं है जो मैं बता रहा हूं। गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जुडिशरी पे विश्वास करके दी। उनको सरकार पर एक बार भरोसा नहीं था कि सरकार क्या हो जाएगा, सरकार बिक सकती है, करप्शन हो सकता है। लेजिस्लेचर पर एक बार भरोसा नहीं था कि लेजिस्लेचर में भी तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जुडिशरी पे उनको पूरा भरोसा था। इसलिए जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो उन्होंने किसको दे दी, वो उन्होंने दे दी है यहां पे जुडिशरी को। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कोर्ट बोलते हैं। क्यों, ये आगे वीडियो में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है। आपने भी बार बार न्यूज़पेपर में या आपने न्यूज चैनल पे बहुत बार सुना होगा दैट सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड। ऐसा क्यों है भैया, उसको भी देखेंगे। क्लियर है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी, द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग अवर राइट्स, हम लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जुडिशरी ने क्या रोल निभाया है उसको समझेंगे। द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को इंटरप्रेट करना,
ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और जुडिशरी के बीच में कैसा तालमेल रहा है उसको समझेंगे। ठीक है, जुडिशरी देखो बेसिकली कानून को इंटरप्रेट करना, एक लाइन का मतलब यहां पे और समझते चलो, इंटरप्रेट करना मतलब आप जब भी देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, हर इंसान कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ पाएगा। आप सीधे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उठाओगे तो आप नहीं समझ पाओगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने समझ भी लिया है या आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आपने रीड भी कर लिया है तो उसका मतलब क्या था, तो जुडिशरी बेसिकली ये बताती है कि फॉर एन एग्जांपल कि आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है, आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है। जब भी केसेस वगैरह फाइल होते ना तो जुडिशरी इंटरप्रेट करती कि नहीं नहीं भैया जो तुम मतलब समझ रहे हो वो गलत है, ये सही मतलब है। तो जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है क्योंकि उन्हें लीगल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है। क्लियर? ठीक है भैया। नाउ व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए, सबसे पहले हम जरा वहां से स्टार्ट करते हैं। In any society, dispute are bound to arise between individuals and between group and between individual groups or government. ठीक है, all such disputes must be settled by an independent body in accordance with the principle of rule of law. The idea of rule of law implies that all individual, rich, poor, men, women, forward or backward caste are subject to the same law. The principal role of judiciary is to protect the rule of law and to ensure supremacy of law. It safeguards rights of an individual, settle dispute in accordance with the law, and ensure democracy does not give way to individual or group or dictatorship. In order to be able to do all these, it is necessary that judiciary is an independent of any political pressures. ठीक है भैया। अब एक समाज में इतने सारे लोग रह रहे हैं, आप अगर अपने देश की आबादी देखोगे, देश की पॉपुलेशन देखोगे, सो 130-140 करोड़ के आसपास है, उससे ज्यादा ही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जब इतने सारे लोग साथ में रह रहे हैं तो ऑफकोर्स डिस्प्यूट होंगे, ऑफकोर्स लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, डिस्प्यूट होंगे दो इंडिविजुअल्स के बीच में, दो ग्रुप के बीच में, या कई बार ऐसा रहेगा कि एक ग्रुप और एक सरकार के बीच में, मतलब एक हो गया, एक पार्टी हो गई सरकार और दूसरा हो गया एक इंडिविजुअल, तो इनके बीच में भी क्या होगा, इनके बीच में भी हमें डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इन सारे डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए हमें क्या चाहिए, इन सारे डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए जो कि रूल ऑफ लॉ से गवर्न करे, जो कि किससे गवर्न करे, रूल ऑफ लॉ। अब क्वेश्चन आया व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या है भैया, रूल ऑफ लॉ यह है कि कानून की नजर में हम सारे लोग इक्वल है, मतलब कि हमारे साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा ये देख के कि वो गरीब है, वो अमीर है, वो अपर कास्ट का है, वो लोअर कास्ट का है, वो मेन है, वो विमेन है, ऐसा करके कोई भी यहाँ पे क्या होगा, ऐसा करके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कानून की नजर में हम सारे लोग इक्वल है। और जुडिशली बेसिकली रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के जरिए क्या करती है, रूल ऑफ लॉ के जरिए अपना जजमेंट सुनाती है। ठीक, साथ ही साथ जुडिशरी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और इसीलिए हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी जरूरी है, क्योंकि डिफरेंसेस आएंगे, केसेस होंगे, लेकिन जो केसेस सुन रहा है वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। अगर वो सरकार का आदमी होता तो सारे के सारे केसेस सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताता हूं आपको, इंटरेस्टिंग सी बात, आपने बहुत बार सुना होगा कि जुडिशरी में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। सुना है ना आपने कि भैया जुडिशरी में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। मोर देन 50% केस किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। मोर देन 50% केस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। फॉर एन एग्जांपल, अगर सुप्रीम कोर्ट में 100 केसेस आते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में 100 केसेस आते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि 60 केसेस तो सरकार के खिलाफ आए हैं। तो आपको मतलब ये आपको जानकर हैरानी होगी कि मोर देन 50% केसेस तो गवर्नमेंट पे चल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट इन द सेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही है। केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी मतलब सरकारें तो बदलती रहेगी ना, लेकिन केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से होता है। क्लियर?
समझ रहे हो? तो इसलिए जुडिशरी का सरकार से दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोर देन 50% केसेस तो किस पे हैं? सरकार के ऊपर है। क्लियर है? ठीक है भैया। Now, simply stated, independence of judiciary means the other organs of government, like the executive and judiciary, must not restrain the functioning of judiciary in such a way that it is unable to do justice. The other organ of government should not interfere with the decision of judiciary. Judges must able to perform their function without fear or favor. Independence of judiciary does not imply arbitrariness or absence of accountability. Judiciary is a part of democratic political structure of the country. It is therefore accountable to the constitution, to the democratic traditions and to the people of country. वही है। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब ये है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों जुडिशरी के कामकाज में इंटरफेयर ना करे, ये इनको इनका काम करने दे। जुडिशरी हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जुडिशरी में, मतलब हम बोलते हैं ना कि आज की तारीख में भी मैं बताऊं, इंडिया में अगर हम लोग बात करें कि आपसे पूछ लिया जाए कि सरकार पर ज्यादा भरोसा है, किस पे ज्यादा भरोसा है, तो ज्यादातर इंडियंस क्या बोलेंगे कि उनको भरोसा जुडिशरी पे, क्योंकि आपको भी एक बार लगेगा कि सरकार बिक सकती है। पार्लियामेंट में भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी इधर उधर की बात कर सकते हैं, लेकिन जुडिशरी हमारे फेवर में जजमेंट देगी। नो डाउट क्वेश्चन जुडिशरी पे भी आ जाता है, तमाम तरीके की चीजें होती है, बट स्टिल एक कॉन्फिडेंस वाली बात होती है ना। तो वही वाली, तुमने वो जॉली एलएलबी का डायलॉग सुना होगा कि आज भी अगर भारत में अगर कोई भी ऐसी चीज हो जाती है ना, तो वो आखिरी में क्या बोलते हैं जज, तो भी वो इंसान बोल देता है आई विल सी यू इन कोर्ट। वो बात वाकई में सही है, क्योंकि हमें हमारी न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी पे हमें इतना भरोसा है कि आज नहीं तो कल वो न्याय जरूर होगा वहां पे। क्लियर? ठीक है। The Indian Constitution has ensured the independence of judiciary through numbers of measure. The judiciary is not involved in the process of appointment of judges. Thus, it was believed that party politics will not play a role in the process of appointment. In order to be appointed as a judge, a person must have an experience of a lawyer or must be well versed in law. Political opinion of a person of his or her political loyalty should not be the criteria for appointment of judiciary. ठीक है भैया। अब बात यहाँ पे क्या आ रही है? बात यहाँ पे स्टार्ट हो गई है अपॉइंटमेंट की। किसके अपॉइंटमेंट की? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की यहाँ पे हमने बात करना स्टार्ट की है। ठीक है। आपने एक चीज देखी होगी कि जो भी जज वगैरह रहते हैं वो अपने आप को पब्लिक लाइफ से बड़ा दूर रखते हैं। पब्लिक लाइफ से बड़ा दूर कैसे रखते हैं? जब तक कि वो ऑफिस में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि वो ज्यादातर शादी में नहीं जाते हैं, वो ज्यादातर पार्टीज फंक्शन में नहीं जाते। तो जुडिशरी अपने आप को पार्टी पॉलिटिक्स से बड़ा दूर रखती है। उनको ऐसा लगता है कि आज अगर उस नेता के बेटे की शादी में चले गए तो कल को लोग ये आरोप लगा देंगे कि उस नेता पे जो केस चल रहा था तुमने उसको फेवर कर दिया। तो जुडिशरी अपने आप को एक, हम बोलते हैं ना, एक बाउंड्री में रहती है। जितने भी, चाहे आप हायर लेवल से लेके लोअर लेवल तक देखोगे तो जो भी जजेस वगैरह है वो अपने आप को इन पार्टी से एक बहुत न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। वो बहुत कम इधर उधर जाते हैं। बहुत जहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है या कोई उनका बहुत क्लोजेस्ट वन होता है, बाकी वो ऐसे इन्विटेशन आते होंगे लेकिन वो नहीं जाते। ठीक है। साथ ही साथ तो हम देखते हैं कि जो जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट है उससे हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा दूर रखना है। किसको? पॉलिटिक्स को हमें बहुत ज्यादा दूर रखना है। अच्छा, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट पे लेके बहुत बड़ी डिबेट्स रही है, वो हम लोग अभी आगे जाके समझेंगे। सबसे पहले देखो, जो बेसिक क्वालिफिकेशन होगी एक जज बनने के लिए वो ये होगा कि वो इंसान लॉयर होना चाहिए। ठीक है। लॉयर मतलब, इसका मतलब ये समझ लो तुम कि एक इंसान के पास में एलएलबी की डिग्री होना जरूरी है। एलएलबी की डिग्री के बाद में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज एन वकील उसने प्रैक्टिस किया हो या फिर उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जामिनेशन होते हैं तो वो एग्जाम्स, मतलब वो एग्जाम निकाले। सबॉर्डिनेट कोर्ट लेवल पे जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो एग्जामिनेशन निकाले करके, ऐसे करके वो निकाल के फिर ऊपर जाए, मतलब ऊपर इन द सेंस प्रमोशन के थ्रू, कि सबॉर्डिनेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, इतने में वो इंसान ऊपर। ठीक है। नहीं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको डायरेक्टली हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपको एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना होगा कुछ
n अमाउंट ऑफ ईयर, तो वैसा करके। लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन आपको ये समझना है कि कोई भी इंसान जज तब बन सकता है, कब बन सकता है, जबकि उसके पास में लॉ की डिग्री होगी। क्लियर? ठीक है भैया। नाउ द जजेस हैव फिक्स्ड टेन्योर, जजेस का टेन्योर फिक्स्ड है। दे होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। Only in the exceptional cases a judge may be removed, but otherwise they have a security of tenure. Security of tenure ensure that judges could function without fear or favor. The Constitution prescribed a very difficult procedure for removal of judges. The Constitution makers believe that difficult procedure of removal will provide security of office to the members of judiciary. ठीक है भैया, जो जजेस है उनका फिक्स टेन्योर है, मतलब कि जैसे तुमने अपना पेपर निकाल लिया, आईएएस बन गए, अब तुमको पता है रिटायरमेंट की एज तक अपने को क्या करना है, मजा करना है। ठीक है, तो वैसे ही जो जज है उनके पास में क्या है, उनके पास में फिक्स टेन्योर है। फिक्स टेन्योर मतलब कि जज को अपने ऑफिस से मतलब हटाना एकदम हम बोलते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर है, तो ऑफिस से निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो जजेस को एक रहता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कि एक बार ऑफिस में घुस गए तो बिना सोचे समझे निष्पक्ष होके जजमेंट देना है। ऐसा नहीं करना है कि सरकार के फेवर में या सरकार के फेवर में जजमेंट दे दो, नहीं तो ऐसा ना हो सरकार हमें क्या करे, हटा दे। अगर ऐसा होने लग जाता तो फिर जुडिशरी सरकार के हाथों बिक नहीं जाती। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने क्या किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने जजेस को क्या दिया है, सिक्योरिटी दी है कि तुमको नौकरी से निकालना बहुत मुश्किल है। नौकरी से निकाला जाता है वो भी आगे समझोगे पार्लियामेंट के माध्यम से, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से इंसान के मन में क्या रहता है कि मैं कोई भी जजमेंट दूं, मुझे तो निष्पक्ष होकर जजमेंट देना है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके चलते जो जजेस होते हैं वो अच्छे से अच्छा बेहतर जजमेंट दे पाएंगे। ठीक है, now the financial status of judiciary, ठीक है, judiciary is not financially dependent on either executive or legislature the constitution provides that the salary and allowances, just a second, the constitution provides that salary and allowances of the judges are not subject to the approval of judiciary। ठीक है, the action and the decision of judges are immune from personal criticism. The judiciary has power to penalize those who are found of contempt of court। ठीक है भैया, सबसे पहले देखो कि जुडिशरी फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होती एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे। इन द सेंस कैसे कि अगर फाइनेंस जुडिशरी के पास पैसा कहां से आएगा, तुम बोलोगे कि जुडिशरी के पास सर पैसा कहां से आएगा, तो जुडिशरी के पास पैसा मेन जो जजेस की सैलरी वगैरह जो जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है, जो देश का खजाना है। अब तुमने बोला कि सर जो देश का खजाना है वहां से तो अगर 1 रुपए भी निकला तो क्या होगा, 1 रुपए भी निकला तो पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा, ये मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं कि मान लो सिद्धार्थ क्या है, जज है, मैं अपने आप को सब कुछ बना दूंगा पढ़ाते पढ़ाते तुम लोगों को। सिद्धार्थ जज है और सिद्धार्थ महीने के कितने रुपए कमा रहा है, सिद्धार्थ महीने के 100 रुपए कमा रहा है। ठीक है, तुम बोलोगे सर 100 रुपए के लिए, समझो अभी बस तुमको समझना है, सिद्धार्थ क्या कर रहा है, सिद्धार्थ 100 रुपए कमा रहा है। अब मेरा 2, 3, 4, 5 साल में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। क्यों इंक्रीमेंट होगा, महंगाई को देख के, इन्फ्लेशन को देख क्या होता है, हम देखते हैं कि सारे जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनका इंक्रीमेंट लगता है ना, इंक्रीमेंट इन द सेंस कि आज 100 रुपए कमा रहे हैं तो कल को जाके उनकी सैलरी हो जाती है 150 रुपए, 200 रुपए, इन्फ्लेशन के चलते सैलरीज बढ़ाई जाती है ना उनकी। तो वैसे ही आज मेरी कमाई 100 रुपए है तो आगे चल के मान लो वो 150 हो जाती है। ठीक है, वो 150 हो जाती है तो उसमें ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट कम कर देगा, जुडिशरी की सैलरी जितनी एक जो सेट कर दिया गया है कि मान लो फॉर एन एग्जांपल मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सैलरी है वह सैलरी रहेगी, और जो इंक्रीमेंट जो बाकी सारे सरकारी ऑफिसेज में लग रहा है वो जुडिशरी में भी लगेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है कि पार्लियामेंट वोटिंग करके कि नहीं नहीं जजेस की सैलरी कम कर दो, ऐसा कर दो। जुडिशरी की जो सैलरी है दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू वोट इन द पार्लियामेंट। आप जुडिशरी की सैलरी पे वोट नहीं कर सकते हो, जजेस से बात होगी कि तुम्हारी मतलब ऐसा डिसाइड हो गया कि इनकी सैलरी ये रहेगी, फिर इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जो सभी सारे सरकारी ऑफिसर्स में जैसे सैलरी बढ़ी वैसे जुडिशरी की भी बढ़ जाएगी।
क्लियर है? तो इनको ये भी नहीं कि कल को हमारे पैसे कम हो जाएंगे। देखो ये सारी चीजें बेसिकली तुमको एक चीज समझनी होगी, इसलिए यहाँ पे बताई गई है क्योंकि ह्यूमन नेचर समझो, अगर एक इंसान को अब सिक्योरिटी रहेगी कि मेरी नौकरी कहीं पे नहीं जाने वाली, एक इंसान को एक चीज रहेगी कि मुझे जो मेरी सैलरी है समय समय पे आएगी और मेरी सैलरी कम नहीं होगी, तो इंसान बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। मान लो अगर मेरे मन में डर रहा, क्या पता कल को सरकार हटा दे, क्या पता क्या, तो मैं सरकार के हाथ पैर दबाना है कि मालिक मालिक बताओ मालिक क्या करना है, मैं ऐसे करने लग जाऊंगा। तो इसलिए जुडिशरी का थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना इसलिए ज्यादा जरूरी है ताकि वो जजमेंट बहुत अच्छे तरीके से दे पाए। साथ ही साथ जुडिशरी जो जजेस है आप इनका पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हो। मैंने तुम लोगों को लेजिस्लेचर में एक चीज बताई थी, लेजिस्लेचर में एक चीज क्या बताई थी लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में, कि पार्लियामेंट के अंदर कही गई कोई भी बात पे केस नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया कि पार्लियामेंट के अंदर कही गई कोई भी बात पे क्या होगा, पार्लियामेंट के अंदर कही गई कोई भी बात पे केस नहीं हो सकता है। तो सेम हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सेम जजेस का कोई भी जजमेंट का आप क्रिटिसिज्म ऐसे कर सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन आप पर्सनल नहीं उतर सकते हो कि वो जज ऐसा है वो जज ऐसा है, नहीं। और पार्लियामेंट में तो बिल्कुल भी इनका डिस्कशन नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया, ठीक है, पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, पार्लियामेंट ने ये लॉ बना दिया, इसके चलते क्या हो गया, इसके चलते केस कहां पे चले गया, केस चले गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पार्लियामेंट ने ये जो कानून बनाया है वो कानून को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। क्या करते हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, मतलब इस कानून को हम खत्म करते हैं क्योंकि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप डिस्कशन नहीं कर सकते हो। तो जैसे पार्लियामेंट में कही गई कोई भी बात का बाहर डिस्कशन नहीं हो सकता है, वैसे ही जुडिशरी की कोई भी जजेस का कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं हो सकता है। सिर्फ जब जज को रिमूव कर रहे हैं उस वक्त हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। साथ ही साथ आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो कि नहीं ये जजमेंट ऐसा नहीं, काश ऐसा आता है, लेकिन आप जज पे पर्सनल नहीं जा सकते हो कि वो वैसा है, ये है वो है। अगर ऐसा करा तो क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट की अवमानना। अब ये क्या हो गया सर, ये तो अपने हिंदी अनुवाद बोल दिया और बाउंस बैक हो गया, कुछ समझ नहीं आया। मतलब कि अगर जुडिशरी ने कोई बात बोली है कि ऐसा करो, जैसे फॉर एन एग्जांपल तुमने कभी ऐसा सोचा है कि जुडिशरी ने बोला कि इस आदमी को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार नहीं करा तो क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि तुमने जुडिशरी की बात नहीं मानी। जुडिशरी जो भी बोली उसकी चीज मानो, जुडिशरी को रिस्पेक्ट करो, उनका क्रिटिसिज्म मत करो, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत क्या होगा, अंदर कर लेंगे या कोई पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, the authority of court is seen as an effective protection to the judges from unfair criticism. Parliament cannot discuss the conduct of judges except when the proceedings to remove a judge is being carried out. Thus this gives judiciary independence to adjudicate without fear of being criticized. तो वही ये सारी चीजें एक तरीके से क्या कर रही है, ये सारी चीजें एक तरीके से जुडिशरी को फियरलेस बना रही है कि भैया आप अपना जजमेंट निष्पक्ष होके दो, क्योंकि इस देश की जनता से, इस देश की जनता को तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। क्लियर? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, और ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है। अच्छा, इसमें दो तरीके के बच्चे होंगे, कॉम्पिटिटिव वाले होंगे और एक क्लास 11th वाले। तो मैं क्लास 11 से थोड़ा सा लेवल उठ के थोड़ा सा चीजें समझाऊंगा, ठीक है, और एकदम पूरा वैसे भी नहीं जाएंगे, तो इतना कि जितना तुमको समझ में आ जाए। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में देखो, तुमको एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट in consultation with the Chief Justice of India. The judges of Supreme Court will be appointed by President in consultation with the Chief Justice of India. Clear? ठीक है, तो क्या बोला है कि जज को अपॉइंट कौन कर रहा है, जज को अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट। बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अब मान लो मैं हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं कौन हूं? मैं हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हमको क्या करना है, हमको जज अपॉइंट करना है। सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी आ गई, तो मैं और प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, मैं और प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं। मैं और प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, हम दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। किस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि किसको जज बनाना है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ने बोला, फॉर एग्जाम्पल
प्रेसिडेंट ने बोला कि इसको जज बनाते हैं, ठीक है। मैंने बोला नहीं नहीं, इनको जज नहीं बनाते हैं, हम इनको जज बना देते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि प्रेसिडेंट बोल रही हैं कि हम इनको जज बनाएंगे, ठीक। मैं बोल रहा हूं नहीं प्रेसिडेंट साहिबा, नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता है, हम इनको नहीं, हम इनको जज बना देते हैं, ठीक है भैया। लेकिन फाइनल डिसीजन किसने लिया? फाइनल डिसीजन लिया प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट ने बोला कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ में क्या करना है, मुझे तुम्हारे साथ में कंसल्ट कर रहा है, मुझे तुम्हारे साथ में क्या करना है, मुझे तुम्हारे साथ में कंसल्ट करना है, तो मैंने कंसल्ट कर लिया, लेकिन फाइनल डिसीजन मेरा होगा। जैसे तुम्हें और तुम्हारे पापा के बीच में ऐसा नहीं हो जाता है कि तुम कंसल्ट कर रहे हो कि पापा मुझे ट्रिप पर जाना है, अब तुम कंसल्ट कर, पापा बोले नहीं जाना है, ये है वो है, ठंडी है, बीमार पड़ जाओगे, पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम बोलो नहीं नहीं पापा जाना है, देखो दोस्त भी तो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रही है, वो नहीं बोलोगे, ठीक है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, जाने दो पापा, जाने दो, ठीक है। पापा ने सुना, अगले दिन पापा ने मम्मी से बोल दिया वो ट्रिप पर नहीं जाएगा, तो तुम रोने लग जाओगे कि मम्मी मैंने तो पापा से बात की थी, तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, हमने कंसल्ट तो किया था ना, लेकिन फाइनल जजमेंट किसका हुआ? पापा का हुआ। तो सेम यहां पे क्या हो रहा था कि प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट तो कर रहे थे, लेकिन डिसीजन कौन ले रहा था? डिसीजन हमेशा प्रेसिडेंट ले रहे थे। ये बात हो रही है आजादी के तुरंत बाद की, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही, ठीक है। अब अगर प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर रहे हैं और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पसंद नहीं है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या अपने मन से अपॉइंट कर लेंगे? प्रेसिडेंट क्या अपने मन से अपॉइंट कर लेंगे? मैं नीचे इसलिए देख रहा हूं ताकि तुम लोग सोचो, प्रेसिडेंट क्या अपने मन से अपॉइंट कर लेंगे? नहीं। याद करो अब एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर, देखो लिंक करना है अपने को चीजें, आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई है आगे पाठ पीछे सपाट वाली स्थिति नहीं करनी है अपने को। जितना भी मैंने पढ़ाया है अब बारी है उसको लिंक करने की। हमने एग्जीक्यूटिव वाले वन शॉट रिवीजन में क्या समझा था? हमने एग्जीक्यूटिव वाले वन शॉट रिवीजन में यह समझा था कि प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इनको जज बना दो, लेकिन चीफ जस्टिस बोल रहा है इनको जज बना दो। तो प्रेसिडेंट किसकी सुनेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स इनकी सुनेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर की सुनेंगे ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इनिशियली हम लोग क्या देख रहे थे, जब देश आजाद हुआ था तो अपॉइंटमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का जजेस के अपॉइंटमेंट में बहुत बड़ा हाथ था। बहुत बड़ा हाथ ये था कि वो सारे अपॉइंटमेंट जो होते थे, सारे अपॉइंटमेंट क्या होते थे? सारे अपॉइंटमेंट वो अपने हिसाब से कर लेते थे। अपने हिसाब से मतलब जो इंसान अच्छा लग रहा है उस हिसाब से क्या हो रहा है, उसको जज बना दे रहे हैं, ठीक। तो फिर क्वेश्चन कहां पे आने लग गया? क्वेश्चन आने लग गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे, कि जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो अपॉइंटमेंट अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहे हैं उस हिसाब से हो रहा है, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट का है। जुडिशरी तो सरकार की भी की हुई है। सवाल आएगा ना कि जुडिशरी क्या हो गई? जुडिशरी तो सरकार की भी की हुई हो गई भैया। ऐसे करके क्या होता है, हम लोग फिर देखते हैं कि बहुत सारे केसेस जाते हैं। कब केसेस जाते हैं? हम लोग देखते हैं कि जुडिशरी को लेके बहुत सारे ऐसे फिर बाद में केसेस जाना स्टार्ट हो जाते हैं। केसेस जाते हैं 1980s के बाद से। उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में ये तय होता है कि उसमें ये मतलब केसेस ये गए कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, जुडिशरी का अपॉइंटमेंट सरकार कर रही है, ऐसा हो रहा है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जुडिशरी को लगता है कि नहीं भैया ऐसे में तो चीजें बिगड़ जाएगी। तो जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उनको क्या पावर दी गई है? थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, उनको पावर दी गई है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उनके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे, वो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट। अब मान लो मैं हूं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से समझना बहुत मजे आएंगे। मैं हूं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हम सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रही हैं, बढ़िया है, हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा अपॉइंटमेंट हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हुआ कि एक केस आया। कैसा केस आया? उस केस में ये आया मेरे पास में कि जुडिशरी में जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे अपॉइंटमेंट सरकार कर रही है
और ये जो हम बात कर रहे थे कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो इसके अगेंस्ट में है। जुडिशरी में तो सारे लोग सरकार के फेवर वाले हैं, ठीक है। अब मैं जज हूं और मैं चंट जज हूं, तो जज ने बोला हाँ भैया तुम्हारी बात तो सही है, क्योंकि हमको बोला गया है, हमको मतलब जुडिशरी को बोला गया है कि उनको सरकार और लेजिस्लेचर से वन हैंड डिस्टेंस रखना है। जुडिशरी को यह भी बोला गया है कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहे, और तुम्हारी बात में दम तो है और तुमने केस किया है। तो अब हम इस केस में ऐसा बोल रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर रहे हैं, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात को मानना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात को मानना पड़ेगा। उसमें प्रेसिडेंट अपने मन का नहीं चला सकते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया है कि ये आदमी जज चाहिए, तो यही आदमी जज बनेगा और ये चीज को प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो उस समय जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोल दिया यहाँ पे कि हमारे पास में कौन सी पावर है? हमारे पास में पावर है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कंसल्टेशन में जब प्रेसिडेंट और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट कर रहे हैं, तो उस कंसल्टेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सुनी जाएगी और प्रेसिडेंट को वही करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो यहां पे जब कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी पावर किसके पास ले ली? अपने पास ले ली। और वो उस समय की नीड भी थी। ठीक भैया, ये भी समझ में आ गया सर? आपको लगा वाह मजे आ गए, जुडिशरी तो क्या हो गई? जुडिशरी तो चंट हो गई। जुडिशरी ने क्या किया? जुडिशरी ने पावर अपने पास ले ली। बहुत ही बढ़िया, ये चीज क्या हो गई? ये चीज अपने को क्लियर हो गई। इसके बाद में यहां पे क्वेश्चन मार्क किया आया, फिर एक और केस आया। एक और केस में क्या होता है? एक और केस में यह होता है कि इससे फायदा क्या हुआ? अगर सारी की सारी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास चली भी गई तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? इसको कुछ इस तरीके से समझो तुम लोग कि यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके बीच की बात हो रही है। पहले प्रेसिडेंट कंसल्ट करते थे, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होता था? फाइनल डिसीजन हमेशा प्रेसिडेंट का होता था। बाद में प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर रहे हैं, अपॉइंट भी कौन कर रहे हैं? अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया उसका प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते ये बोला कि तुम गलत कर रहे हो। संविधान ऐसा नहीं बोलता है, संविधान बोलता है कि सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए, तो जिसको हम बोलेंगे वही जज बनेगा। ठीक, इसके बाद एक केस और गया सुप्रीम कोर्ट में। उस केस में क्या होता है? उस केस में ये बात गई कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको भी तो सरकार पैसा दे सकती है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो कि मान लो मैं हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और प्रेसिडेंट बातचीत कर रहे हैं कि किसको जज बनाना है, किसको जज नहीं बनाना है, ये वो तमाम तरीके की चीज हो रही है। मैंने बोला उनको जज बना दो, तो क्वेश्चन मार्क क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फोन करके बोल सकते हैं ना कि भैया वो जो राजू श्याम जो भी है उसको तुम जज बना दो, 10 करोड़ रुपए तैयार है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। तो क्वेश्चन ये आया कि पावर एक इंसान के पास कभी भी नहीं रहनी चाहिए। देखो आप एक चीज समझो, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, पावर एक किसी के पास में रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी पावर को डिवाइड किया कि एग्जीक्यूटिव का काम ये है, लेजिस्लेचर का ये है, जुडिशरी का ये। वो सब कुछ चाहते तो प्राइम मिनिस्टर को दे सकते थे ना, लेकिन अगर किसी एक के पास में पावर आ जाएगी तो सब कुछ खतरनाक हो जाएगा। द पावर मस्ट बी डिवाइडेड बिटवीन ऑल ऑर्गन्स। तो वैसे ही सिर्फ चीफ जस्टिस के कहने से अगर प्रेसिडेंट मानने लग गए तो चीफ जस्टिस भी तो करप्शन कर सकते हैं। यही सवाल आया था। तो ये सवाल आया तो चीफ जस्टिस को लगा बात सही है, तो फिर तय ये हुआ कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेंगे कि भैया किसका अपॉइंटमेंट करना है, और चीफ जस्टिस पूछेंगे 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे पूछेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछेंगे 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 5 लोग मिलकर प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे
क्या एडवाइस देंगे, 5 लोग मिलकर प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस देंगे कि इस पर्सन को अपॉइंट करो, तभी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो ये जो 4 और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन 5 लोगों को मिलकर क्या कहा गया है, इसको कहा गया है कोलिजियम, अ ग्रुप। कोलेजियम सिस्टम से जजेस का अपॉइंटमेंट होता है इंडिया में, कि एक ग्रुप है, 5 लोगों का एक ग्रुप है, वो बताता है कि कौन जज बनेगा। और इसके चलते भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी के, जैसे यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है सिविल सर्विसेज के, वो आईएएस और इनके लिए करवा रहा है, तो वैसे ही जो जुडिशरी के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट और इन सब के लिए होते हैं। तो क्या है कि एग्जाम जुडिशरी के भी होनी चाहिए, जैसे यूपीएससी कंडक्ट करवाता है वैसे, रेदर देन 4 लोग बैठ के क्या करें, 4 लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आज की स्थिति में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, आज की स्थिति में जजेस का अपॉइंटमेंट कुछ इस तरीके से ही हो रहा है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जज से कर रहे हैं। तो ये 5 लोग मिलके क्या कर रहे हैं, ये 5 लोग मिलके प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, और जो एडवाइस इन्होंने दी है उस एडवाइस से प्रेसिडेंट, जिसको ये लोग बोलते हैं, उसका अपॉइंटमेंट कर देते हैं। क्लियर, समझ में आ गया है तुम लोगों को? ठीक है, लेकिन ये दिखती सी बात है कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करने से पहले एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछते होंगे, लेकिन ऑन टू बी वेरी ऑनेस्ट और ऑन अ गुड नोट, आज की तारीख में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में अपॉइंटमेंट में ज्यादा पावर नहीं रही है। क्लियर है, कुछ इस तरीके से होता है जुडिशरी का अपॉइंटमेंट। तो देखो ओवर द टाइम मैंने बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जाता है। पहले जुडिशरी ने क्या इंटरप्रेट किया था, पहले जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया था कि भैया जो प्रेसिडेंट बोल देंगे वही अपॉइंटमेंट स्वीकार है, प्रणाम। फिर बाद में क्या बोला गया कि नहीं, जो प्रेसिडेंट बोलेंगे वो स्वीकार नहीं है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं वो ही जज बनेंगे, प्रणाम। फिर बोला गया नहीं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं वो नहीं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो 4 सीनियर मोस्ट जज बोल रहे हैं वो, ये जो 4-5 लोग मिलके बोल रहे हैं, जिन्होंने इनका नाम दिया है, ये ग्रुप ने जिसका नाम दिया है वो बनेगा जज, तो वो स्वीकार है, प्रणाम। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन 1951 से लेके 2025 तक कैसे इंटरप्रिटेशन इसके चेंज हुए हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन चेंज हुई है। ठीक है, तो यहां पे एक ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई। अब आपकी किताब में, मतलब आज की तारीख में इंडिया में कुछ इस हिसाब से अपॉइंटमेंट हो रहा है। क्वेश्चन मार्क क्या आया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनका अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है। चीफ जस्टिस का सिंपल कंसेप्ट ये है कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे वो बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, इमरजेंसी के दौरान हमने देखा था कि जो मैडम प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बायपास करके कुछ दूसरे जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था। लेकिन अब ये अपने आप में कन्वेंशन है, ये जुडिशरी ने खुद ने बोला है कि ऐसे में तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट ही बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो प्रेसिडेंट तो हमेशा सरकार के हिसाब से चलेंगे। तो रेदर इसको इस कन्वेंशन को खत्म करते हुए ये तय किया गया कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी उम्र है 60 ईयर्स 2 मंथ्स और मेरे से छोटा कोई है 60 ईयर 1 मंथ, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा, मैं बनूंगा। जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। आज की स्थिति में ये कन्वेंशन चले आ रहा है, और ये इमरजेंसी के दौरान ये वाला कंसेप्ट क्या होता है, एक बार ये वाला कंसेप्ट गड़बड़ हो गया था, लेकिन इमरजेंसी के तुरंत बाद ये सारी चीजें फिर से स्ट्रीमलाइन की गई। ये भी क्लियर है। अच्छा, एक चीज और समझो, मतलब एक चीज जो तुम्हें है कि हम बात कर रहे हैं आजादी के बहुत साल हो गए, एंड टिल डेट देयर इज नो विमेन चीफ जस्टिस इन इंडिया। आज तक की तारीख में भारत में एक भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये है कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में क्या है, कम है। क्लियर, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। आई थिंक यहां तक की चीजें तुमको क्लियर हो गई होगी। अब बात है रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, तो एक बार मैं रिमूवल ऑफ जजेस के लिए, मैंने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस तुमको ऐसे ही बहुत अच्छे से समझा दिया, तो मैंने उस स्लाइड्स में नहीं गया, मतलब ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होगा एनसीईआरटी का। आप जब वो एक पैराग्राफ पढ़ोगे तो उस पैराग्राफ से ज्यादा ही मैंने इंफॉर्मेशन दी है, और आज की तारीख में कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है थ्रू कॉलेजियम, ये भी मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है. Removal of judges. The removal of judge of Supreme Court and the High Court is also extremely difficult. A judge of Supreme Court or a High Court can be removed only on the ground of proven misbehavior or incapacity. जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो ग्राउंड पे ही रिमूव किए जा सकते हैं. पहला ग्राउंड क्या है? प्रूवन मिसबिहेवियर, कि कुछ गलत करते पाए गए, या इनकेपेसिटी, वो इनकेपेबल है उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए. ठीक है. A motion containing the charges against the judges must be approved by special majority in the both the House of Parliament. ठीक है. Just a second. हाँ, ठीक. It is clear from the procedure that the removal of judges very difficult procedure, and unless there is a general consensus among the member of Parliament, a judge cannot be removed. It should also be noted that while making appointment, the executive play a crucial role. The judiciary has power of remove. Both the balance of power and independence of judiciary. So far, only one case of removal of a judge of a Supreme Court came up for consideration before Parliament. अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने बताया कि इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव प्ले एन इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल. अब एग्जीक्यूटिव का रोल इतना है कि अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कर रहे हैं. आज भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जुडिशरी खुद अपना अपॉइंटमेंट वो ग्रुप बता रहा है. ठीक है. और रिमूवल में जुडिशरी के पास पावर नहीं है, लेजिस्लेचर के पास में पावर है. लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट. ठीक है. तो यहाँ पे लेजिस्लेचर के पास में पावर होती है. अब मान लो एक जज को कैसे रिमूव किया जाता है. तो जज को लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से क्या करवाना होगा? स्पेशल मेजॉरिटी से वो मोशन पास करवाना होगा, तभी हम जज को रिमूव कर सकते हैं. स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस. 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. मैं बता रहा हूं जजेस का रिमूवल का, प्रेजेंट एंड वोटिंग. थोड़ा सा स्पेशल मेजॉरिटी समझ लो, जिन बच्चों को पता है वो कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट, थोड़ा सा आगे कर दे. ठीक है. 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस. 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस. अब इसको अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं. जस्ट अ सेकंड, ये मैं बता रहा हूं स्पेशल मेजॉरिटी. ठीक है. अब हम केस ले लेते हैं लोकसभा. लोकसभा की सीट कितनी है? 543. 543 का 50% कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 272. ठीक है. 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, तो 272 वोट्स तो अपने को लगेंगे ही लगेंगे. ठीक है. अब 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो 543 का 2/3 करो. 543 का क्या करना अपने को? 543 का 2/3 करोगे तो क्या आएगा बताओ? 543 का 2/3 करोगे तो 362. कितना हो जाएगा? 362. तो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 272 या 362? तो हमें यहाँ पे 362 लोग लगेंगे. कितने? 362 वोट्स जब लोकसभा से पास होंगे तब जाके ये मोशन लोकसभा से पास होगा. ठीक है. वैसा ही एक दूसरा केस समझ लो कि आज कितने लोग आए. आज मान लो आज 400 लोग ही आए. कितने लोग आए? आज 400 लोग ही आए. 400 लोग आए. तो 400 का हम लोग क्या होगा? 400 का 2/3 कितना होगा? 400 का 2/3 हमारे पास में होगा 267. कितना होगा? 267 होगा. ठीक है. तो अब 267 बढ़ा है 272 तो 272 वोट्स लगेंगे. कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब ये 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस. इन दोनों कंडीशन में जिसका नंबर बड़ा आ रहा है, इस वाली कंडीशन में फिगर बड़ा आ रहा है तो ये वाला नंबर लेना है, या इस वाली कंडीशन में फिगर बड़ा आ रहा है तो ये वाला नंबर लेना है. तो इस वाले केस में ये बड़ा है तो इतने वोट्स लगेंगे. तो कुल मिला के आप ये समझ लो कि जजेस को रिमूव करना इतना सरल नहीं है. इसलिए हमने बताया कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. चलो भैया आगे बढ़ते हैं. अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिमूव अ जज. ठीक है. इन 1991 द फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जज वाज साइंड बाय 108 members of parliament. Justice V. Ramaswamy, during his tenure of a Chief Justice of Punjab and Haryana, the
Punjab and Haryana High Court was accused of misappropriating funds. In 1992, a year after Parliament had started the removal proceeding, a high-profile inquiry commission consisting of judges of Supreme Court found Justice V. Ramaswamy guilty of willful and gross misuse of offices. तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हुआ था, जस्टिस वी रामास्वामी के अगेंस्ट मिस अप्रोप्रिएटिंग ऑफ फंड्स, मतलब रुपए से लेन देन के चलते क्या हुआ था कि इनके ऊपर चार्जेस लगाए थे, इंक्वायरी बैठाई गई थी। इंक्वायरी ने कहीं ना कहीं ये भी बता दिया था कि शायद जो जस्टिस वी रामास्वामी हैं, जो एलिगेशंस लगे वो कुछ हद तक सही है, लेकिन एट द लास्ट क्या हुआ था कि कांग्रेस ने एब्सेंट कर दिया वोटिंग करने से और अगेन उतनी मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। तो कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब ये है, क्या बोलने का मतलब है कि किसी भी जज को ऑफिस से हटा देना बहुत ही मुश्किल वाला काम है, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी लगती है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। The Constitution of India provides for a single integrated judicial system. This means that unlike some other federal countries of the world, India does not have separate state courts. The structure of the judiciary in India is pyramidal with Supreme Court at the top. यहाँ पे Supreme Court pyramid जैसा है, ठीक है, Supreme Court at the top, high courts below, फिर district court and then subordinate court at the lowest level. ठीक है, ये वाला डायग्राम्स देखना है अपने को। द लोअर कोर्ट फंक्शन अंडर द डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जो लोअर कोर्ट है वो हाई कोर्ट के उसमें काम करते हैं, हाई कोर्ट के सुपरिटेंडेंस में काम करते हैं। तो कुछ इस हिसाब से समझो कि सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो हाई कोर्ट है उन पर नजर बना के रखा है। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट क्या कर रहा है, उनके जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनके स्टेट में उन पे नजर बना के रखा है। तो एक पिरामिड की तरह काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया, दिस मींस दैट अनलाइक फेडरल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, इंडिया डज नॉट हैव सेपरेट कोर्ट। जैसे क्या होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है, यूएसए में बेसिकली क्या है, यूएसए में ये है कि जो लॉ वहां की यूनियन पार्लियामेंट, मतलब जो लॉज वहां के सेंट्रल लेवल के हैं उनको सुप्रीम कोर्ट डील करता है, और जो लॉ वहां के स्टेट्स ने बनाया उसमें हाई कोर्ट डील करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये केस नहीं है। हमारे यहाँ पे भले स्टेट गवर्नमेंट का कानून हो तो भी सुप्रीम कोर्ट सुन लेगा, या भले सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून हो तो भी हाई कोर्ट सुन लेगा। हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे ये सारे इंटीग्रेटेड है एक दूसरे से, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब कुछ इंटीग्रेटेड है। और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि यूनियन लिस्ट के लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, स्टेट लिस्ट के बारे में हाई कोर्ट सुनेगा। ऐसा जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है वैसा इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में सारी चीजें इंटीग्रेटेड है कि यहाँ केस गया यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, ऐसे करके केसेस आगे बढ़ते हैं। पूरा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारे यहाँ पे, ठीक है। नाउ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार क्या होता है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, जैसे अगर आपको शॉर्ट आंसर उसमें देखना है तो explain the advisory jurisdiction of Supreme Court, examine the writ jurisdiction of Supreme Court। तो jurisdiction में देखो कभी भी क्वेश्चन आए ना तो ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया करो। मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को कि जब जब अपन फ्लो चार्ट बना सकते हैं तब तक क्या करो, तब तक आप ऐसे फ्लो चार्ट बना दो। जबरदस्ती फ्लो चार्ट नहीं बनाने हैं, लेकिन जब जब आपको लग रहा है कि हाँ हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं तो क्या होगा, तो फ्लो चार्ट बना दो। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। The Supreme Court of India is one of the very powerful courts anywhere in the world. However, it functions within the limitations imposed by the Constitution. The function and responsibility of Supreme Court are defined by the Constitution. The Supreme Court has specific jurisdiction or scope of power. ऑल्दो हम बार बार बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन स्टिल सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ अपनी बाउंड्रीज है। सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्रीज किसने सेट की है, सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्रीज सेट की है हमारे संविधान ने, ठीक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट की कुछ बाउंड्रीज बताई है। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बताया कि ये तुम्हारा दायरा है, इसके बाहर जाके काम नहीं करना है। तो हमें इन दायरों को समझना है कि व्हाट आर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले बात होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब कि ये वो केसेस हैं जो कि डायरेक्ट किसके पास में जाते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में जाते हैं। जो हम बात कर रहे हैं ना कि नीचे क्या है, नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो
तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से जो केसेस जा रहे हैं वो डायरेक्टली कहां पे जा रहे हैं, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो ये चेन को फॉलो करते हुए नहीं जा रहे हैं। तो वो केसेस जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास में जा रहे हैं, दैट आर दी पार्ट ऑफ क्या है, दैट आर दी पार्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, दैट आर दी पार्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है भैया, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मींस that original jurisdiction means cases that can be directly considered by the Supreme Court without going to lower courts before that. Cases involving federal relations go directly to the Supreme Court. The original jurisdiction of Supreme Court established it as an umpire in all the dispute regarding federal matters. In any federal country, legal disputes are bound to arise between union and states and among the states themselves. क्या भैया क्या बोल दिया, तुम बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आया, क्या बोल दिया। ठीक है, हम बात करें कि इंडिया में फेडरलिज्म है, ठीक है, दैट द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो दिखती सी बात है कि यूनियन और स्टेट के बीच में लड़ाई होती होगी कोई भी लॉ को रिलेटेड। ठीक है, मान लो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इनके बीच में लड़ाई हो रही है। लड़ाई इन द सेंस कोई लॉ वाला एंगल है, तो केस कहां पे जाएगा, केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास में। मान लो कि बिहार और यूपी के बीच में लड़ाई हो रही है कोई भी लॉ से रिलेटेड, तो केस कहां पे जाएगा, केस जाएगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो जब भी फेडरल मैटर से रिलेटेड कोई भी केस होगा तो केसेस कहां पे जाएंगे, केसेस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और ये आता है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, ये आता है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। क्लियर, ये वाली चीज समझ में आ गई। देन नेक्स्ट, द पावर टू रिजॉल्व सच केसेस इज एंट्रस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज पावर टू डील विद सच केसेस। Neither the high courts nor the lower courts can deal with such cases. In this capacity, the Supreme Court not just settle dispute but also interprets the power of union and the state government as laid down in the Constitution. तो ये वाले केसेस किसी हाई कोर्ट वगैरह के पास नहीं जा सकते। तुम सोचो कि मान लो यूपी बिहार में प्रॉब्लम चल रही है, यूपी बिहार की लड़ाई है, तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट सुन ले, ऐसा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी बात दो स्टेट के बीच में हो या केंद्र सरकार या स्टेट के बीच में हो तो हमेशा केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास में ही जाएंगे। कोई हाई कोर्ट भी ये केसेस नहीं सुन सकता है। नाउ रिट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ये अब यहाँ पे कौन से चैप्टर को लिंक करना है, इसमें लिंक करना है चैप्टर नंबर 2 दैट इज राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि मैंने तुमको आर्टिकल नंबर 32 सॉरी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पढ़ाया है, उसको देखना है। एनी इंडिविजुअल हुज फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर रेमेडी। द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल पावर इन द फॉर्म ऑफ रिट्स. The High Court can also issue writs, but the person whose rights are violated above have the choice of their approaching the High Court or approaching the Supreme Court directly. Through such writs, the court can give orders to executive to act or not to act in a particular way. मान लो मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है, तो मैं या तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाऊंगा या हाई कोर्ट में चले जाऊंगा। ये किस पे डिपेंड करता है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये मेरे पे डिपेंड करेगा कि मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है तो आई एम गोइंग टू हाई कोर्ट और आई एम गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट। इसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में इसलिए नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे इंसान के पास में चॉइस है। इंसान के पास में क्या चॉइस है, दैट ही एंड शी कैन गो टू हाई कोर्ट और ही एंड शी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब फेडरल मैटर्स आते हैं तब चॉइस भी नहीं है। जब यूनियन और स्टेट की बात आती है या फिर जब दूसरे स्टेट्स की बात आती है तब चॉइस भी नहीं है, तब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट था और ये रिट ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट है। तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 32 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और हाई कोर्ट जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 226 के तहत मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता हूं कि मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है, या मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है तो मैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है कि या तो ऐसा काम करो, सरकार को, एग्जीक्यूटिव को, पुलिस वाले को, किसी को भी, या तो ऐसा काम करो या ऐसा काम मत करो।
ठीक है। और ये रिट्स क्या क्या होती है, मैंडेमस, हैबीस कॉर्पस, ये सारी की सारी चीजें मैं तुमको राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। अब बारी आई है अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब जैसे रिट जुरिस्डिक्शन की भी बात आए, रिट जुरिस्डिक्शन आए, तो यहाँ पे आप छोटा सा यहाँ पे सब कुछ समझा सकते हो कि मैंडेमस क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, हबीस कॉर्पस क्या है। ये फ्लो चार्ट जो कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है उसको यहाँ पे भी लिख सकते हो। अब क्लास 11th में आ गए हो, 10th में नहीं हो। 10th वॉज डिफरेंट फ्रॉम 11th और 11th इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम क्लास 10th। थोड़ा सा चैप्टर को इंटरलिंक करो और इंटरलिंक करके फ्लो चार्ट और आंसर में भी लेके आओ, ठीक है। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, अपीलिएट मतलब हम अपील कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में चले गया, सुप्रीम कोर्ट में चले गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ अपील की, यहाँ से यहाँ अपील की, यहाँ से यहाँ अपील की, तो इट इज नोन एज अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग अपील कर रहे हैं। The Supreme Court is the highest court of appeal. Supreme Court highest court of the appeal है। A person can appeal to Supreme Court against a decision of an High Court. High Court ने जो भी डिसीजन दिए हैं, ठीक है, हाई कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिए हैं उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, उसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है इसके अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। However, High Court must certify that the case is fit for appeal, that is to say that it involve a serious matters of constitution or law। लेकिन इसमें एक चीज समझनी है कि हाई कोर्ट में मान लो केस चल रहा है, हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया, तो जजमेंट देने के बाद में जैसे हाई कोर्ट ने बोल दिया कि सिद्धार्थ तुमको 1 साल की सजा, सिद्धार्थ तुमको 1 साल की सजा हो गई, लेकिन उसके बाद में हाई कोर्ट को एक लाइन बोलनी पड़ेगी कि अगर तुमको अपील करना है तो तुम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। अगर हाई कोर्ट ये पावर नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं। यूजली हाई कोर्ट ये पावर दे देता है, हाई कोर्ट ये लाइन बोल देता है कि तुम आगे अपील कर सकते हो अगर तुम हमारे जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो। क्योंकि हम लोग किस सिद्धांत पे काम करता है, इंडियन जुडिशरी एक सिद्धांत पे काम करती है कि एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। भले 100 गुनेगार छूट जाए लेकिन बेगुनाह को नहीं, क्योंकि जो बेगुनाह जो जेल में चले गया, देखो सेंसिटिविटी को समझो, जो बेगुनाह जो जेल में चले गया, मान लो किसी ने 30 साल, जैसे कि मैंने राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था कि मान लो किसी ने 30 साल अपने जीवन के जेल में बिता लिए, तो उसकी तो तुमने आधी लाइफ जेल में बिता दी यार, और वो बेगुनाह था। उसके परिवार वालों से पूछो कि क्या पीता होगा, वो हो सकता है कि अपने घर में वही कमाने वाला व्यक्ति हो, उसके घर वालों से पूछो। तो आप इसलिए हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट तुमको बोल देता है कि भैया तुमको अपील करना है तो सुप्रीम कोर्ट में कर लो, ठीक है। इन एडिशन इन क्रिमिनल केसेस इफ लोअर कोर्ट हैज सेंटेंस अ पर्सन टू अ डेथ देन अपील कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और क्रिमिनल केसेस में अगर लोअर कोर्ट्स हैं, जो नीचे के कोर्ट्स अगर डेथ की सेंटेंस दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन, जब डेथ वगैरह की बात आती है तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। Of course, the Supreme Court holds the power to decide whether to admit appeals even when appeal is not at all allowed by High Court। हो सकता है कि लोअर कोर्ट ने बोला हो इसको डेथ सेंटेंस है, हाई कोर्ट ने क्या हो, हाई कोर्ट ने उस चीज को नहीं सुना हो, तो वह इंसान ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट चले गया हो। तो पहले सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कभी भी आप केस फाइल करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि केस फाइल हो गया तो अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट पहले एडमिट या रिजेक्ट करता है कि तुम्हारा केस लेना भी है या नहीं लेना है। Appellate jurisdiction means that Supreme Court will reconsider case and legal issues involved in that. If the court thinks that the law or the constitution has a different meaning from what the lower court understood, then the Supreme Court will change the ruling, along with that also give a new interpretation of the provision involved. The High Court too have appellate jurisdiction over the decisions given by court below them. यहाँ पे साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि नीचे वाले कोर्ट ने, मतलब जो लोअर लेवल के कोर्ट है, उन्होंने जजमेंट अच्छा नहीं दिया है या सेटिस्फाइड नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट नया जजमेंट देगा और वो बोलेगा कि उन्होंने लॉ का इंटरप्रिटेशन कुछ दूसरा समझा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये है। तो फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट बोल देगा वो मानना होगा। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट को पावरफुल कोर्ट बोलते हैं ऑफ दी वर्ल्ड, क्योंकि पूरे देश के जितने भी कोर्ट है वो सारी की सारी अपील हम लोग कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। तो स्टिल मतलब हमको उम्मीद रहती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट नीचे वाले कोर्ट का जजमेंट को पलट सकता है, ठीक। नाउ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को समझते हैं। In addition to original and appellate jurisdiction, the Supreme Court of India also possesses advisory jurisdiction also.
This means that President of India can refer any matter that is of public importance to which involve interpretation of Constitution for Supreme Court for advice. देखो कुल मिला के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ये एडवाइस, यहाँ पे एडवाइस मांगी जा सकती है। कौन एडवाइस मांगता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे एडवाइस कौन मांगेगा? गवर्नमेंट के बिहाफ पे एडवाइस हमेशा मांगेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट किससे एडवाइस मांगेंगे? सुप्रीम कोर्ट से, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। ठीक है, प्रेसिडेंट क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एडवाइस मांगेंगे? फॉर एन एग्जांपल मान लो कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट से बोला, प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली, तो वो यही बोलेंगे कि देखो भैया कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कानून बनता है, सरकार कोई भी कानून बना देती है, उस कानून के खिलाफ बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो टू अवॉइड अननेसेसरी लिटिगेशन, मतलब कि जो बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट से पहले ही एडवाइस ले ली कि देखो भैया हम ऐसा ऐसा कानून ला रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही तो है ना। मतलब जहाँ पे सरकार को डाउट हो कि आज हमने कानून बनाया, कल को जाके क्या हो जाएगा, कल को जाके सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, कल को जाके सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, तो सारा मामला बेकार हो गया। तो बेटर है कि कानून बनाने से पहले, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कानून है तो कानून बनाने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले लो। अब मान लो कि प्रेसिडेंट एडवाइस लेने पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। मतलब सुप्रीम कोर्ट का मन हुआ तो ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कल आना यार, रहने दो। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मन नहीं हुआ तो वो एडवाइस नहीं देंगे, दे आर नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। साथ ही साथ मान लो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे भी दी, तो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उस एडवाइस को माने ही माने, मतलब सरकार उस एडवाइस को माने ही माने। तो बेसिकली एडवाइस जुरिस्डिक्शन में ये है कि कभी भी कोई लॉ का, कोई लीगल मैटर का कोई बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है, तो गवर्नमेंट सीधा सुप्रीम कोर्ट से, मतलब गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा सीधा सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकती है। यही था एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में, यही बात की गई है पूरे के पूरे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में। अच्छा ठीक है, ये मैच द कॉलम है। इस मैच द कॉलम का आंसर आपको क्या करना है? इस मैच द कॉलम का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। जो बच्चा सही जवाब देगा उसको कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इसका जवाब तुमको सही देना है। जैसे पहला वाला मैं कर देता हूँ, ठीक है, एक मैं कर देता हूँ, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ऑफ बिहार एंड यूनियन ऑफ इंडिया विल बी हर्ड बाय। ठीक है, कि बिहार में और केंद्र सरकार में डिस्प्यूट चल रहा है तो कौन सुनेगा? हाई कोर्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जुडिशियल रिव्यू, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट, या फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। विल बी हर्ड बाय, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ऑफ बिहार एंड यूनियन ऑफ इंडिया विल बी हर्ड बाय, कौन सुनेगा इसको? सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ऐसा करके आप ये करके बताओ 1 2 3 4, ऐसा करके बता दो कि 1 का सुप्रीम कोर्ट हो गया, 2 का ये हो गया, 3 का ये हो गया, 4 का हो गया। तो ये आपका होमवर्क है, मैं आपके कमेंट सेक्शन रीड करूंगा डेली बेसिस पे, और जो जो सही सही रिप्लाई देगा उसको, जो जो सही सही जवाब देगा उसको मैं रिप्लाई दूंगा कमेंट सेक्शन पर। बारी आई है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे हर साल बहुत सवाल बन रहे हैं। तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे दो, जो कि है जुडिशियल एक्टिविज्म। हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? क्या कभी आपने टर्म सुना है? न्यूज़पेपर में सुना है कभी आपने? अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो सुना होगा, नहीं तो फालतू में परेशान हो रहे हो तुम भी डिबेट में ऐसे ही, वो भी फालतू वाली। ठीक है, देखो तुम लोगों को है ना अपने स्टैंडर्ड्स खुद बढ़ाने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड इन द सेंस नॉलेज के स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अपने नॉलेज के स्टैंडर्ड्स खुद बढ़ाने पड़ेंगे। एक तरीके से हो रहा है कि कुछ भी 5 से 6 या 6 से 7 या 8 से 8 कोई भी ऐसे ही चिल्ला रहे, चीख रहे, फालतू के मुद्दे पे डिबेट डिस्कशन हो रहा, उसको छोड़ो। तुम्हें खुद देखना होगा कि तुम्हें नए नए टर्म सीखना है, तुम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, ये सारी चीजें समझना है, ये सारे मुद्दों पर डिस्कशन करना है जैसा कि हम क्लासेज में कर रहे हैं, या फिर वही फालतू की डिबेट्स में हिस्सा लेना है। समझ रहे हो? ठीक है, बोथ दीज टर्म्स आर ऑफन यूज्ड इन डिस्कशन अबाउट द जुडिशरी इन रीसेंट टाइम्स। Many people think that two things have revolutionized the functioning of judiciary and made it more people friendly. The chief instrument which judicial activism has flourished in India is public interest litigation or social action litigation. What is PIL or what is SAL, and how and when did it emerge? In normal course of law, an individual can approach court only if he and she has been personally
aggrieved. This is to say a person whose right have been violated or who is involved in a dispute could move to the court. जरा तुमको एक बार यहां से बता दो, फिर then I'll explain. Judiciary, which is an institution that has traditionally confined to responding to the cases brought before it, began considering many cases merely on the basis of newspaper report, postal complaint received by the courts. Therefore, the judicial activism become more popular description role of the judiciary. Through the PIL, the court have expanded the idea of rights. Clean air, unpolluted water, decent living, etc. are the rights for the entire society. Therefore, it was felt by the court that individual as part of the society must have right to seek justice whenever such rights were violated. Secondly, through PIL and judicial activism of the post-1980, the period of judiciary has shown readiness to take into the consideration right of those sections who cannot easily approach the court. चलो समझते हैं क्या समझना है. कोई भी इंसान कोर्ट कब जाता है? कोई भी इंसान कोर्ट जब जाता है जब उसकी कोई राइट वॉयलेट हो या जब उसे कोई न्याय चाहिए, तब इंसान कोर्ट जाता है. तुम और मैं वेले बैठे हैं, अपन दोनों तो कोर्ट नहीं जाएंगे. बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, नींद की झपकियां भी ले रहे हो, ठीक है. तो यूजली कोर्ट कब जाते हैं? यूजली कोर्ट तब जाया जाता है जब हम बोलते हैं कि किसी भी पर्सन की राइट वॉयलेट होती है, किसी को न्याय चाहिए होता है तो. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी तो होते होंगे जो कि कोर्ट नहीं पहुंच पाते होंगे, या तो पैसे, मतलब थोड़े बहुत भी पैसे ना हो, या फिर मेन चीज़ तो ये है, पैसा तो इतना भी नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन या ऐसा भी हो सकता है कि क्या हो कि उनको आइडिया ही नहीं हो. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं. बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि उनके साथ में अन्याय हो रहा है और वो कुछ कर ही नहीं पा रहे. इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कंसेप्ट निकाला. वो क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन. इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब फॉर एन एग्जांपल कि मैं आराम से घूम रहा हूँ, मैंने देखा कि बहुत सारे गरीब लोगों के साथ में क्या हो रहा है, बहुत सारे गरीब लोगों के साथ में चीज़ें सही नहीं हो रही है, उनको गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट कर रही है, उनको सरकार उनका अधिकार नहीं दे रही है, तो उनके बिहाफ पर मैं केस फाइल कर सकता हूँ. ज़रूरी नहीं है कि वो लोग खुद जाएं और खुद केस फाइल करें, उनके बिहाफ पर केस मैं फाइल कर सकता हूँ. पहला पॉइंट क्लियर हुआ. दूसरी चीज, आज सुबह मैं जज हूं, ठीक है, मैं जज हूं. मैं बढ़िया से क्या देख रहा हूं, तुम लोग ऐसा कर दोगे, हर वीडियो का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देखोगे तो बोलोगे कभी सर प्रेसिडेंट है, कभी कुछ है, कभी ये है. बन जाने दो, ठीक है. मैं जज हूं, मैं सुबह चाय पी रहा हूं, मैंने न्यूज़पेपर के पन्ने पलटाए, तो मैंने न्यूज़पेपर में ये देखा कि सरकार क्या कर रही है. सरकार एक जो स्लम एरिया में जो बहुत सारे लोग रह रहे हैं उनको वहां से सरकार डिस्प्लेस कर रही है और सरकार ने उनको मुआवजा भी नहीं दिया है. तो बाय मियर रीडिंग अ न्यूज़पेपर मैं क्या कर सकता हूं, मैं बीइंग एन जज मैं खुद अपने पास केस ले सकता हूं. भले मेरे पास में किसी ने केस फाइल नहीं किया हो, फिर भी मैं सरकार से बोलूंगा कि मैंने ये सब कुछ पढ़ा है, क्या तुम उन गरीब लोगों के साथ में ऐसा कर रहे हो. अब तुमको लग रहा है ना जुडिशरी कितनी एक्टिव हो गई, कि पहले तो जुडिशरी के पास में सिर्फ लोग केस फाइल करते थे, अब तो जुडिशरी खुद बाय मियर रीडिंग अ न्यूज़पेपर या किसी दूसरे, मतलब किसी और ने किसी और के बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल कर दी हो तो जुडिशरी केसेस सुन रही है. तो इसके चलते जुडिशरी बहुत सारे केसेस सुनती है और जुडिशरी बार बार जैसे क्लीन एयर की बात करने लग जाती है कि दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, तो जुडिशरी सामने से बोल देती है भैया सरकार क्या कर रही है, भले ही किसी ने केस फाइल नहीं किया हो. अनपॉल्यूटेड वाटर, साफ करो पानी को. डिसेंट लिविंग, मतलब सबको रोजगार दो. तो यहाँ पे ये जुडिशरी ने खुद ये इन्वॉल्व किया है. तुम देख रहे हो कि जुडिशरी कितनी एक्टिव हो रही है. बात क्या चल रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म. जुडिशरी कितनी एक्टिव हो रही है कि यहाँ पे जुडिशरी खुद सामने से केस ले रही है, और किसी ने केस फाइल नहीं भी किया है तो भी जुडिशरी क्या कर रही है, तो भी जुडिशरी बोल रही है कि सरकार ने ये काम अच्छे से क्यों नहीं किया. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं. तो बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब कि पब्लिक एट लार्ज के बिहाफ पे किसी ने क्या किया, किसी ने केस फाइल किया है, किसी ने अर्जी डाली है सुप्रीम कोर्ट में,
और ये केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर बहुत सारे पब्लिक की राइट वॉयलेट हो रही होगी तो वो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा। उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, इतने प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो समझो ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बहुत सारी पब्लिक एट लार्ज की अगर कोई राइट वॉयलेट हो रही हो तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या इसी को हम कहते हैं सोशल एक्शन लिटिगेशन, कि सोशल समाज, इन दोनों की मदद से जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशरी एकदम ऐसे हो गई है कि जुडिशरी बात बात पे आ जाती है सरकार को काम बताने, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ये करो, तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो। तो सरकार ने सर पकड़ लिया है कि जुडिशरी हर दिन हमको बताती है कैसे काम करना है। समझ रहे हो? इसका क्रिटिसिज्म भी है, इसकी प्लस पॉइंट भी है तो इसका नेगेटिव भी है। प्लस पॉइंट आपने देख लिया, नेगेटिव अपन थोड़ा सा आगे से जाके समझेंगे। For this purpose, judiciary allowed public spirited citizen, social organization and lawyers to file petition on the behalf of needy and deprived. वही जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ है, जो लॉयर है, वो इन लोगों के बिहाफ पे, जो नीडी है, जो कि कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, उनके बिहाफ पे वो लिटिगेशन, वो केस फाइल कर सकते हैं। Judicial activism has manifold impact on political system. It has democratized the judicial system by giving not just to individual but also group to access to the court. इसके चलते डेमोक्रेसी और ज्यादा बढ़ी है कि पहले तो वही इंसान आ पा रहा था जो अप्रोच कर पा रहा था, तो वो गरीब वाला ग्रुप भी आ पा रहा है। समझ रहे हो? तो डेमोक्रेसी और हो रही है। इट हैज फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, साथ ही साथ सरकार डरी रहती है क्योंकि जुडिशरी तुरंत पकड़ लेगी, ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको राइट्स क्यों नहीं है, उनको तुमने मिसप्लेस किया तो मुआवजा क्यों नहीं दिया है। तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर रही है। इट हैज ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर। द कोर्ट आस्क्ड कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन टू फाइल एफिडेविट्स इंडिकेटिंग देयर एसेट्स और इनकम along with educational qualification so that the people could elect their representative based on accurate knowledge. एक एग्जांपल, जैसे कोर्ट ने सामने से बोला है कि जब भी चुनाव लड़े तो पहले जो भी लीडर है उसको अपने एसेट्स बताने पड़ेंगे कि क्या एसेट्स है, क्या क्या इनकम है, कितनी पढ़ाई की है, ताकि लोगों को पता हो। तुम जब वोट डालने, तुम्हारे पेरेंट्स जब वोट डालने जाते तो ये चीज़ें ध्यान रखते हैं, रखते तो वेल एंड गुड है, नहीं रखते हैं तो अगली बार से तुम बताओगे कि जब भी वो लोग वोट डालने जाएंगे तो हर लीडर, जो भी लीडर इन द सेंस जो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, वो अपने एसेट्स, अपनी सारी चीजें, कितनी संपत्ति है, क्या इनकम है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सब कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। There is, however, a negative side to a large number of PILs and the idea of proactive judiciary. In the first place, it has overburdened the courts. Secondly, judicial activism has blurred the line of distinction between executive and judiciary on one hand and judiciary on the other hand. The court has been involved in resolving questions which belong to the executive. Thus, for instance, reducing air or sound pollution or investigating a case of corruption or bringing about electoral reform is not exactly the duty of judiciary. There are matters to be handled by administration under the supervision of judiciary. लेकिन इसकी एक नेगेटिव साइड ये है, पहला कि जुडिशरी के पास में और केसेस आने लग गए। तो क्वेश्चन मार्क क्या था कि भैया तुम पहले से तुम्हारे पास में इतने केसेस हैं, तुम वो केसेस तो निपटा नहीं पा रहे हो, ये केसेस और आ गए। आज की तारीख में स्थिति ये है कि केसेस इतने सारे जुडिशरी के पास में कि कई बार ऐसा होता है कि किसी का नंबर आया, जुडिशरी बोलता है ये इंसान कहाँ पे है, तो सामने वाला बोलता है ये इंसान नहीं रहे। तो ये स्थिति भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जुडिशरी पे है कि ऑलरेडी तुम्हारे पास में पहले से इतना काम है, साथ ही साथ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम करने लगा। एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार, सरकार का काम है क्लीन एयर, ये वो सारी चीजें। अब जुडिशरी सामने से क्या करी, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, अननेसेसरी पिंच कर रही है, तो वो लोग काम नहीं कर पा रहे। तो अच्छी बुरी, मैंने बताया ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे जुडिशियल एक्टिविज्म का अच्छा और बुरा दोनों पहलू है। क्लियर है? एक जो हम बोलते हैं ना, यहाँ पे बताइए ब्लर्ड लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन, एक लाइन बनी हुई है कि एग्जीक्यूटिव का ये काम है, लेजिस्लेचर का ये काम है, जुडिशरी का ये काम है। तो जुडिशरी इनका भी काम कर दे रही, इनका भी काम कर दे रही। तो जो ये लाइन है, ये लाइन कहीं ना कहीं जुडिशरी भूल चुकी है। क्लियर है?
ठीक है. So therefore some people feel that judicial activism has made the balance among the three organs of government very delicate. Democratic government is based on each organ of government respecting the power and jurisdiction of other. Judicial activism may be creating strains on the democratic principle. तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं कि इन्होंने जो तीन ऑर्गन की जो लाइन थी वो लाइन कहीं जुडिशरी भूल चुकी है. ठीक है. फिर यहाँ पे वही एक स्टोरी है, इसमें तुम क्या करोगे. देखो ऐसी चीजें तुमको सोचना चाहिए कि तुम जज हो. ठीक है, तुम जज हो और क्या हो रहा है, तुम क्या करोगे बताओ, ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ. A group of citizens from a city have approached to the court through PIL asking for an order of city municipal authority to remove slums and beautify the city in order to attract investor to city. वही कि तुम जज हो, कुछ लोग आए तुम्हारे पास में कि स्लम्स को हटाना है ताकि सिटी में इन्वेस्टर्स आए. इन्वेस्टर्स आएंगे तो सिटी का डेवलपमेंट होगा, रोजगार मिलेगा, सारी चीजें होगी. अब इस सारी चीजों में तुम कैसे मैनेज करोगे, वो गरीब लोगों के राइट्स को कैसे इंश्योर करोगे. और जो ग्रुप ऑफ सिटीजन आए जो कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट भी सही है. तो इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बैठाओगे, बताओ कैसे बैठाओगे. ठीक है, देखो तो PIL ये जो बॉक्स दिया ये इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा. कहाँ से बनेगा, MCQ वगैरह में बन जाएगा. यहाँ पे बेसिकली PIL की शुरुआत कैसे हुई. In 1979 newspaper published a report about under trials. There were many prisoners in Bihar who spent long years in jail, longer than what they would have spent if they had been punished for the offenses for which they were arrested. This report promoted an advocate to file a petition. The Supreme Court heard this case. It became famous as one of the early public interest litigation. This was the हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार केस. इस केस से PIL की शुरुआत हुई थी, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार. इसमें क्या हुआ था, इसमें बेसिकली हमने ये देखा था, क्या देखा था कि कुछ लोगों को बिहार के जेल में रखा गया. अब जिन ऑफेंसेस जो आरोप लगे थे, वो आरोप के चलते भी देखो, मतलब केसेस चल ही रहा था, लेकिन अगर वो आरोप मान लो कोर्ट मान भी लेती तो भी वो उतना समय कोर्ट जेल में बिता चुके हैं और वो अपनी बहुत ज़्यादा समय जेल में बिता चुके हैं. अगर मान लो वो आरोप सिद्ध भी हो जाते तो भी ऐसा लगता है कि भैया सजा काटती, अब क्यों जेल में रखा है. तो मैंने वही बताया कि इतने सारे लोगों की राइट्स, इनके परिवार का क्या होता होगा. तो एक इंसान ने क्या किया, एक इंसान ने केस फाइल कर दिया और वो केस बना था हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार केस. ठीक है, कि भैया इन लोगों ने जो जुर्म किया है उसकी सजा तो ऑलरेडी पूरी हो गई, अब क्यों है, अब इनको छोड़ो, इनके परिवार को इनकी जरूरत है. मैं बता रहा हूँ ना, आपको और मेरे को फील नहीं होता. आपको और मेरे को क्यों फील नहीं होता है, क्योंकि वी आर इन अ गुड कंडीशन, भगवान की दया से सब कुछ सही है. लेकिन जिस पे बीतती है ना, हम हमेशा बताते हैं कि जिस पे बीतती है उसके परिवार को पता चलता है. तो जिसके घर का वो जो जेल में रहा है, जेल में क्राइम की वजह से बिल्कुल सजा मिले, लेकिन सजा 10 साल क्यों नहीं थी, तुम 15 साल से जेल में रखे हो. ऐसे थोड़ी ना डेमोक्रेसी इंश्योर करनी है. ठीक है, तो ये वहां पे हमने क्या देखा था, ये पहला केस था. वैसे ही इन 1980 अ पर्सन इंटीमेट ऑफ अ तिहाड़ जेल मैनेज टू सेंड अ स्क्राइब्ड पीस ऑफ पेपर टू जस्टिस कृष्णन अय्यर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट narrating physical torture of the prisoner. The judge got it converted into petition, though later on the court abandoned the practice of considering letters. This case, known as Sunil Batra versus Delhi administration, also became one of the pioneers of the public interest litigation. Same वही सुनील बत्रा वाला केस आया. सुनील बत्रा ने जेल से लिख दिया, क्या लिख दिया उन्होंने, मतलब सुनील बत्रा ने नहीं, मतलब वो इंसान ने क्या किया, वो इंसान ने जेल से लिख दिया कि कैसे टॉर्चर होता है. ऑल्दो आज की तारीख में अब लेटर्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिए, लेकिन ये वो सारी चीज़ें दर्शाती है कि जहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे पुलिस, ये वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार काम नहीं कर पाती. जुडिशरी हमेशा ही बोलती है कि जब सरकार काम नहीं कर रही तो हमको उतरना पड़ेगा. समझे हो, ये जुडिशरी का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जुडिशरी एंड राइट्स. So we have already seen that judiciary is entrusted with the task of protecting right of an individuals. The Constitution provides two ways in which Supreme Court can remedy the violation of rights. First, it can restore fundamental rights by issuing writs of habeas corpus, mandamus, etc., जो कि article number that is written in Article 32. The High Court have also power to issue writs. High Court जब रिट इशू करता है, जब किसी की फंडामेंटल राइट वॉलेट होती है, तो आर्टिकल नंबर 26 के तहत.
Secondly, the Supreme Court can declare concerned law as an unconstitutional and therefore non-operational. That is written in article number 33. आर्टिकल नंबर 33 नहीं, आर्टिकल नंबर 13. जो आर्टिकल नंबर 13 है, आर्टिकल नंबर 13 ऐसा बोलता है कि अगर किसी की भी कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही हो या कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही हो पार्लियामेंट के कानून के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है. ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 13 बेसिकली आपको बता रहा है कि जुडिशरी के पास रिव्यू, एक और टर्म आता है जुडिशियल रिव्यू. क्या आता है? जुडिशियल रिव्यू. वो आपकी किताब में नहीं दिया है शायद, है ना. जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या है कि जुडिशरी पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसका रिव्यू कर रही है, चेक कर रही है कि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो बना है ना, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रिंसिपल को तो इंपैक्ट नहीं कर रहा है. अगर कर रहा है तो जुडिशरी उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है. ठीक है. Together, these two provisions of Constitution establish the Supreme Court as the protector of fundamental rights of citizen on one hand and interpretation of Constitution on other hand. ठीक है, अगर हम इन आर्टिकल्स को पढ़े तो इन आर्टिकल से या इन पॉइंट्स को पढ़े तो इन पॉइंट्स से हमें ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो क्या कर रहा है, एक तरफ तो हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रख रहा है. बीइंग एन इंडिविजुअल्स, हमारे सारे इंडिविजुअल्स की फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रख रहा है. एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कर रहा है जुडिशरी. Perhaps the most important power of Supreme Court is the power of judicial review. जो मैंने बताया, judicial review means the power of Supreme Court or High Court to examine the constitutionality of any law if the court arrive at the conclusion that the law is inconsistent with the provision of Constitution. Such law is declared unconstitutional and inapplicable. वही कि जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी रिव्यू करेगी जो भी पार्लियामेंट ने कानून बनाया है और लग रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाएगा, उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो लॉ इनएप्लीकेबल होगा, मतलब वो देश पर लागू नहीं होगा. The term judicial review is nowhere mentioned in the constitution. Judicial review शब्द कहीं पे नहीं लिखा है. ठीक है, judicial review शब्द कहीं पे भी नहीं लिखा है, लेकिन इनडायरेक्टली आर्टिकल नंबर 13 ये बताता है. आर्टिकल नंबर 13 क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 13 ये बताता है कि जुडिशरी कोई भी कानून को चेक कर सकती है. However, the fact India has a written constitution and Supreme Court can settle down a law that goes against fundamental right implicitly gives Supreme Court the power of judicial review. लेकिन इंडिया के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वही कि किसी की फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट को. Beside, as we saw in the section of jurisdiction of Supreme Court, in the case of federal relations too, the Supreme Court can use review power if law is inconsistent with the distribution of power laid down by the Constitution. साथ ही साथ कोई भी लॉ, जैसे वही हमने किसमें पढ़ा, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मान लो कि यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की पावर एक्सरसाइज कर रहा है तो जुडिशरी रिव्यू की पावर इस्तेमाल कर रही है. रिव्यू चेक कर रही कि भैया तुमको कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी पावर दी है, तुम स्टेट गवर्नमेंट की पावर क्यों ले रहे हो, समझ रहे हो. सपोज द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक अ लॉ अकॉर्डिंग टू सम स्टेट concern subject from state list, then the state can go to Supreme Court and if the court agrees with them it will declare law unconstitutional. वही जो मैंने बताया. In this sense, the review power of the Supreme Court includes power to review legislature on the ground that they violate fundamental rights or on the ground that they violate federal distribution of power. ठीक है. The review power extend to the law passed by the state legislature also. State legislature also. तो कोई अगर हम बात करें विधानसभा भी या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कानून बना रही है तो जुडिशरी उसका भी रिव्यू कर सकती है, क्योंकि मैंने क्या बताया, हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है. ऐसा नहीं होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाया तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है. जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाया तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट ही सुनेगा, नहीं. इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारे यहाँ पे. Together, the writ power and the review power of the court make judiciary very powerful. In particular way, review power means judiciary can interpret the constitution and law passed by the legislature. Many people think that this feature enables judiciary to protect the constitution effectively and also protect the rights of citizen. The practice of entertaining public interest litigation has further added to the power of judiciary in protecting the rights of
सिटीजन, वही PIL वगैरह, इन सब ने क्या किया, इन सब ने हमारी राइट, सिटीजन्स की राइट्स को और ज्यादा प्रोटेक्ट किया है। अच्छा, साथ में एक चीज और बता दूं, जुडिशरी अपने डिसीजंस को भी रिव्यू कर सकती है। फॉर एन एग्जांपल, 1 जनवरी 2025 को जुडिशरी ने बोला कि ये काम ऐसा हो जाना चाहिए, और 1 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि हमने जो 1 जनवरी 2025 को बोला था काम वैसा नहीं, आज जैसा बोल रहे वैसा होना है, तो जुडिशरी अपने डिसीजन को भी रिव्यू कर सकती है, वो अपना डिसीजन भी पलट सकती है। मान लो यहाँ पे जुडिशरी ने बोला कि इंसान बेगुनाह, यहाँ पे बोल दिया गुनहगार है, तो जुडिशरी अपने डिसीजंस को भी पलट सकती है। इसलिए हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड। क्लियर? ठीक है। नाउ जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, देखो जुडिशरी एंड पार्लियामेंट में तुमको एक आध चीज समझनी होगी। समय समय पे तो देखो तुम ये समझो कि जुडिशरी ने, पहले अपन ये समझते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं तुमको एक बहुत अच्छे से एक एक्सप्लेनेशन, एक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम टेकिंग वेरी एक्टिव स्टैंड ऑन द मैटर ऑफ राइट, द कोर्ट हैज बीन एक्टिव टू प्रिवेंट सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन through political practice. Thus, areas that were considered beyond the scope of judicial review, such as power of president, governor, were brought under the purview of courts. There are many other instances in which Supreme Court actively involved itself in the administration of justice by giving direction to executive agencies. Thus, it gave direction to CBI to initiate investigation against the politicians and bureaucrats in the Hawala case, the Narasimha Rao case, illegal allotment of petrol pump case, etc. तो हमने देखा होगा, आपने बहुत सारे केसेस, और आज भी सुनते हो, चलो ये पुराने हो गए, तो बहुत सारी पावर जो जुडिशरी के पास में नहीं थी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सबको भी जुडिशरी ने अपने पास में लेके आई कि हम सभी की पावर को रिव्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ जुडिशरी CBI को बोल देती है ऐसा करो, ये करो, वो करो, और उनको करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब तुम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो, ठीक है, वो वाली चीज हो जाएगी। साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर की क्या बात करते हैं कि एक ऑर्गन हो गया एग्जीक्यूटिव, एक हो गया लेजिस्लेचर, एक क्या हो गया, एक हो गया जुडिशरी। तो इन तीनों में पावर सेपरेटेड है। साथ ही एक दूसरे पे नजर बना के रखें कि जजेस को रिमूव करना हो तो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, ठीक है, और अगर कानून कुछ गलत बनाए तो जुडिशरी है, इनको भी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया तो जुडिशरी है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक तो सेपरेशन ऑफ पावर है, साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस है, हर ऑर्गन एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस बना के रखा हुआ है। क्लियर है? ठीक है भैया। अब मेनी टाइम्स क्या होता है, मेनी टाइम्स ये होता है कि जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाता है। जैसा कि हमने कहां पढ़ा था, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने तुमको क्या पढ़ाया है, मैंने तुमको ये पढ़ाया था राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि लेजिस्लेचर लॉ बना रहा था, किसका, लैंड रिफॉर्म्स का बना रहा था, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स का लॉ बना रहा था। तो लैंड रिफॉर्म से क्या हो रहा था, जो फंडामेंटल राइट थी, कौन सी फंडामेंटल राइट थी, राइट टू प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार फंडामेंटल राइट्स के चलते लेजिस्लेचर को काम नहीं करने दे रहा था, मतलब पार्लियामेंट कुछ कर नहीं पा रही थी। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, क्योंकि इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी DPSP इसको क्या करना था, इंप्लीमेंट करना था। अब सारी चीजें लिंक करना है बेटा, ठीक है, मिस नहीं करना है। सेकेंड चैप्टर नहीं देख के आए तो देख के आओ। यहां पे क्या हो रहा है, लैंड रिफॉर्म्स को क्या करना था, लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जो हम बात कर रहे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सरकार उस पर काम कर रही थी। इसके चलते राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट है वो वॉयलेट हो रहा था। तो लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आया। फिर जुडिशरी ने बोला कि ठीक है भैया, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, और लेजिस्लेचर चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकता है, लेकिन वो उतना ही बदलाव करे जितना कि बेसिक स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट ना करे, जितना कि बेसिक स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट ना करे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक ढांचा है आप उसको इंपैक्ट मत करो, जो बेसिक जो ढांचा है आप उसको इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, बाकी तुम कुछ भी करो। फिर सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम नहीं बताएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ढांचा, लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन नहीं देंगे। एंड टिल डेट
आज तक की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर है ये नहीं बताया है। अब हम कैसे समझते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि सेक्युलरिज्म हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, इसमें पार्लियामेंट, इसमें लेजिस्लेचर कुछ भी बदलाव नहीं लेके आ सकता है, इसमें पार्लियामेंट कुछ भी बदलाव नहीं लेके आ सकती है। दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट जब भी केसेस सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से बताता है हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, नहीं है, क्योंकि टिल डेट सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये नहीं बताया। तो एक तरीके से क्या देखोगे, एक तरीके से देखोगे कि जुडिशरी ने अपने पास में बहुत ज्यादा पावर रख के रखी है। वो बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशरी खुद लेके आई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जुडिशरी खुद लेके आई, तो जुडिशरी अपना अपॉइंटमेंट खुद करने लग गई। तो ये सारी की सारी चीजें में हम क्या देख रहे हैं कि जुडिशरी अपने आप को क्या कर रही है, जुडिशरी अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने लग गई है और जुडिशरी बहुत ज्यादा पावरफुल ऑर्गन बन गई है। क्लियर है? तो वैसे ये लैंड रिफॉर्म्स वाली बात हुई यहां पे, ठीक है। फिर वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी, व्हाट आर द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट टू कंट्रोल और अब्रिज द फंडामेंटल राइट, ये तमाम तरीके के क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को पढ़ो कि पार्लियामेंट कितना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, कि वो अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकती, तमाम तरीके की चीजें, ये तमाम तरीके के क्वेश्चंस का आंसर मैं तुम लोगों को दे चुका हूं, ठीक है। और इसके चलते एक बहुत फेमस केस आया था, कौन सा, केशवानंदा भारती केस, जो कि मैंने चैप्टर नंबर 2 के वन शॉट में भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेके आए थे, ठीक है। ये वाली चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई है। फिर बहुत सारी लड़ाई रिजर्वेशन को भी लेके हुई, जब भी पार्लियामेंट ज्यादा रिजर्वेशन लेके आती तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं नहीं इतना नहीं करना है, तो रिजर्वेशन एक दूसरा मुद्दा था। तो ये सारी चीजों के मामले धीरे धीरे इन्होंने निपटाने स्टार्ट किए, ठीक है। तो उसमें जुडिशरी ने थोड़ी सी पावर लेजिस्लेचर को दी और अपने पास भी बहुत सारी पावर रखी, ठीक। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द जुडिशरी हैज पावर टू गवर्न itself and regulate the behavior of its member। अब जजेस के अलावा जुडिशरी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, मतलब कोई टाइपिंग करना है या है, तो जुडिशरी इनके लिए अपने लॉस खुद बनाती है कि उनका सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगा, उनका कोर्ट कैसे चलेगा। तो जुडिशरी खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है कि उनका सारा कोर्ट, उनके सारे सिस्टम, सारी चीजें कैसे चलेगी, वो वाली चीजें। फिर जैसे बहुत सारे सवाल है, कैन अ पर्सन हु इज अ गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सीक द प्रोटेक्शन ऑफ कोर्ट। किसी ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो पढ़ा है कि मतलब पार्लियामेंट में कुछ भी बोल दिया, क्या कोर्ट जा सकता है, ये तमाम तरीके की क्वेश्चन आज तक जवाब नहीं मिला है, क्योंकि कई बार जुडिशरी केसेस सुन लेती है, कई बार नहीं सुनती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं पता है अपने को, और ऐसा इसलिए नहीं पता है, देखो आप ये समझो कि इंडिया ग्रो कर रहा है, तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है ना, एक तरह से तुम लोग देखोगे डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रही, बिल्डिंग बन रही, तमाम तरीके की चीज हो रही। तो जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस भी ग्रो कर रहे हैं। जुडिशरी 1951 का जुडिशरी 2025 का जुडिशरी अलग होगा, 2026 का जुडिशरी अलग होगा, तब का पार्लियामेंट और आज का पार्लियामेंट अलग होगा। तो जैसे जैसे देखो बेटा डेवलपमेंट हो रहा है ना, वैसे वैसे हमें ये भी देखना होगा कि हमारे इंस्टीट्यूशंस का भी डेवलपमेंट हो रहा है, और बहुत सारे सवाल का जवाब हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। और बहुत बार क्या हुआ है, बहुत बार ऐसा भी हमको देखने को मिला है कि जुडिशरी, मतलब जैसे जजेस के बारे में पार्लियामेंट में बात हो रही है तो जुडिशरी ने चिल्लाया कि तुम हमारे बारे में बात मत करो, या बहुत बार पार्लियामेंट में कुछ बोला गया हो और अगर केस चल गया तो फिर क्वेश्चन है कि जुडिशरी केस क्यों सुन रही है। तो अभी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमें देखने को मिला कि इनिशियल डेज में क्या हुआ, इनिशियल डेज में पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में हमें टसल देखने को मिली है। साथ ही साथ एक टर्म और है, जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच का मतलब क्या है, जुडिशियल ओवररीच का मतलब ये होता है कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एक्सट्रीम वर्जन है, कि जुडिशियल एक्टिविज्म तो था ही, लेकिन जुडिशरी ओवररीच मतलब जुडिशरी अब तो एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट, मतलब अगर पार्लियामेंट ने ऐसा बोल दिया है कि अपॉइंटमेंट कुछ इस तरीके से होगा, जैसे पार्लियामेंट ने बोला कि अपॉइंटमेंट होगा NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। जुडिशियल ओवररीच आपका क्या है, 4 लाइन का एडिशनल टॉपिक है। तो इसमें यह बताया गया है कि जुडिशरी अपना काम छोड़ के जुडिशरी सब कुछ कर रही है, पार्लियामेंट के एकदम पावर को कम करके रख दिया है, और जुडिशरी ओवररीच ज्यादा से ज्यादा ऐसा करे कि हम। तो वैसे ही पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि जो अपॉइंटमेंट होगा जजेस का, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ जजेस भी रहेंगे और कुछ मिनिस्टर्स और इंपॉर्टेंट लोग भी रहेंगे, तो दोनों मिलकर अपॉइंटमेंट करेंगे। तो जुडिशरी ने क्या किया, जुडिशरी ने बोला कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारा अपॉइंटमेंट हम खुद करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क जुडिशरी पे भी आ जाता है कि तुम अपना अपॉइंटमेंट खुद क्यों कर रहे हो, सेपरेशन ऑफ पावर भी तो है। तो जुडिशरी क्या हो गई, जुडिशरी कई बार ऐसा हो जाती है कि जुडिशरी सब कुछ अपने पास ले लेती है,
क्लियर है? तो ये जुडिशरी का हमें क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। सो कंक्लूजन में हम देखते हैं, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द रोल ऑफ जुडिशरी इन अवर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर in spite of tension that arose from time to time between judiciary and the executive and the legislature, the prestige of judiciary has increased considerably. At the same time, there are more expectations from judiciary. Ordinary citizens also wonder how it is possible for many people to get easy acquittals and how witnesses change their testimonies to suit wealthy and mighty. ठीक है, देखो जुडिशरी नो डाउट काम बहुत बढ़िया हो रहा है, समस्या है, मैं हर बार बताता हूँ समस्याएं हैं लेकिन सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, जुडिशरी की कुछ बातें अच्छी कि जो गरीब व्यक्ति नहीं जा रहे थे वो अब जा रहे हैं, लेकिन हम और चाहते हैं कि और भी जो लोग हैं उनको भी जुडिशरी के बारे में पता चले, वो भी वहां पे अप्रोच कर सके, जुडिशरी के केसेस फटाफट निपटे, जुडिशरी की वैकेंसी फटाफट फिल हो, तमाम तरीके की चीजें। और मैं बता रहा हूँ कि जैसे डेवलपमेंट में रिफॉर्म की जरूरत है वैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ पावर है, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से हो रही है। स्टिल इंप्रूवमेंट का स्कोप है, वो समय के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जैसे बहुत सारी बात होती है कि मतलब जैसे एक ये लीगल सर्विस डे का यहाँ पे वो आपके एनसीईआरटी में लगा है तो ये वहां पे लगा दिया है मैंने। ठीक है, बहुत सारी बात होती है कि जुडिशरी में क्या होना चाहिए। जुडिशरी में हम लोग ये देख रहे हैं कि एग्जाम्स कंडक्ट होने चाहिए जैसे कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, वैसे तमाम तरीके की रिफॉर्म्स की बातें और तमाम तरीके के रिफॉर्म्स आएंगे भी, लेकिन विद टाइम आएंगे। एक चीज का ध्यान रखो, पॉलिटिकल साइंस से प्यार करना है बच्चों, मतलब रटना नहीं है, सारे चैप्टर को लिंक करना, प्यार करना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें प्यार हो जाए, तो तुम्हें पॉलिटिकल साइंस से प्यार करना है, इधर उधर नहीं, पॉलिटिकल साइंस से करना है। ठीक है, तो डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। तो चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास, साथ में मिलकर पढ़ेंगे, साथ में मिलकर सिलेबस डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ है तो बताओ, मैं ओपनली कमेंट सेक्शन आप लोगों के रीड करते रहता हूं, खुल के बताओ, तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, आंसर जरूर देना है। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।